नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल की। आखिर इस साल में धामी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रही हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि 23 मार्च को सीएम धामी अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करेंगे। इस दौरान सरकार के सामने कई चुनौतियां आई तो कई उपलब्धियां भी सरकार ने हासिल की हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया और नकल विरोधी कानून भी बनाना सरकार के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। जल्द ही धामी सरकार 1 साल पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। बता दें कि सीएम धामी की अगुवाई में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीती थी। सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद संगठन असहज जरूर नजर आ रहा था, लेकिन चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने उपचुनाव जीता और फिर 23 मार्च को 8 मंत्रियों के साथ में शपथ ली थी। अगर धामी सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया गया था। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था। नकल विरोधी कानून बनाना और पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। इसके अलावा हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि कई ऐसे मौके भी आए जब सरकार की खूब किरकिरी भी हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया। देहरादून में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी खूब सियासत हुई। वनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला हो या फिर जोशीमठ के कई मकानों में अचानक दरार आना, इन मुद्दों को लेकर सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वहीं अगर आगे आने वाली चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी प्राथमिकता चारधाम यात्रा के सफल संचालन की रहेगी। साथ ही साथ उसके बाद पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। और अब जल्द ही धामी सरकार अपने इस 1 साल को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि उस रिपोर्ट कार्ड में धामी सरकार किन उपलब्धियों का जिक्र करती है और इस 1 साल के दम पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से सरकार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के स्थानीय स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई बीजेपी नजर आएगी। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन चारधाम यात्रा से पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा से पहले चारधाम होटल एसोसिएशन का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एसोसिएशन ने चारों धामों में उत्तराखंड सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के हनुमान चौक पर भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को फ्लॉप कर रही है और गढ़वाल की उपेक्षा कर उनकी आजीविका को चोट पहुंचा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि देश में कहीं भी यात्रियों की सीमित संख्या को लेकर किसी तरह का निर्धारण नहीं किया गया है। विकासनगर में जेवीएनएल की जमीन से अतिक्रमण हटा लिया गया है, लेकिन उस जमीन पर जिन लोगों के आशियाने बने हुए थे वो परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उनके घरों पर बुलडोजर ही चलाना था तो इंदिरा आवास योजना के तहत उनके घर क्यों बनवाए गए थे। घर खोने के बाद लोग जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए भी नजर आए। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी जिंदगी भर की पूंजी को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस जमीन को लेकर के सियासत होते हुए भी हमने देखी। कांग्रेस ने अतिक्रमणकारियों के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। हिंदू संगठन कब्जा मुक्त कराने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कुल मिलाकर मामले को लेकर अल्टीमेटम भी विभाग की ओर से दिया गया था और अल्टीमेटम देने के बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद जिन लोगों के घर वहां पर बने हुए थे वो लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, सवाल सिस्टम से पूछ रहे हैं कि आखिर जब कार्रवाई करनी चाहिए थी, जब उनके घर वहां पर बन रहे थे, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। आखिर अब सरकार ने उनकी जिंदगी भर की पूंजी पर बुलडोजर क्यों चला दिया है।
तो घर से बेघर हो गए, हमारे बच्चे वीरान हो गए, पेपर हो रहे हमारे बच्चों के। इंदिरा आवास का मकान मिला था, उसमें भी जेसीबी चलवा दिए, सबके मकान तोड़वा दिए। ये तो पैसे नहीं देते इंदिरा आवास के। कितने साल पहले मिला था आपको इंदिरा आवास? 12-13 सन 2012-13 में मिले सर हमें। तो अब की दफा बोला था उन्होंने कि हम जो है किसी भी तरह आपको आबादी देंगे और हमें जिताओ, कसम खाओ। और आज उन्होंने हमारे बच्चे वीरान कर दिए, हमें घर से बेघर कर दिया। और इंदिरा आवास के जो पैसे मिले हुए हमें 12-13 में, उसे भी तोड़ दिए लोगों के। मतलब कसम कहे के लिए बोला था खाओ कि हमें वो वोट दो, वोट दो। अब की दफे हम जरूर आबादी। बुलेटिन में बात देहरादून की, जिसे स्वच्छ बनाने के लिए अब मेयर एक्टिव नजर आ रही हैं। स्वच्छता को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा देहरादून को देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने में दिक्कतें सामने आ रही थी। अब मेयर ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने का जिम्मा नई कंपनी को दे दिया है। उन्होंने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। तो स्मार्ट सिटी के तहत कई काम देहरादून में हो रहे हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सफाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए मेयर अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। देहरादून में सफाई से जुड़ी हुई जो कुछ भी दिक्कतें सामने आ रही थी, उन दिक्कतों को लेकर के अब उन्हें कैसे दूर करना है, उसको लेकर के तरीके खोजे जा रहे हैं। जैसे डोर टू डोर कैंपेन के दौरान, माफ कीजिएगा, डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर के दिक्कत ये सामने आ रही थी कि लोगों का कूड़ा उनके घरों से दिन ब दिन नहीं उठाया जा रहा था, जिसके बाद अब डीएम ने कंपनी को ही बदल दिया है। जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने का जिम्मा था वो अब दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा और भी तमाम प्रयास लगातार डीएम मेयर की ओर से किए जा रहे हैं। कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब 2018 में हम नगर निगम में आए थे, हमने सफाई पे और लाइट पे फोकस किया कि हमारी सफाई व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए, हमारी लाइट की व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए। हमने लाइट की व्यवस्था भी 90% ठीक कर दी है। सफाई व्यवस्था में हमारा फोकस है, जो हमारा 384वां रैंक था, आज हमारा 69 है। 315 अंकों का हमने उसमें सुधार किया है। और इसके लिए मैं अपने देहरादून की जनता का भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी जन सहभागिता से ये स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून लगातार जो है सुधार हो रहा है। अभी आजकल हमने स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ जागरूकता अभियान भी चला रखा है, नुक्कड़ नाटक भी चल रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी जो है नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। पेंटिंग का काम भी चल रहा है, शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को अलग अलग स्थानों में हमारा। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बाद अब जाती हुई ठंड भी लौटने लगी है। पिछले दिनों मौसम का तापमान बढ़ने की वजह से लोगों ने शॉल, स्वेटर और कंबल रजाई रख दिए थे, लेकिन मौसम में हुए इस बदलाव के बाद ठंड बढ़ी है। लोगों ने एक बार फिर से रजाई, कंबल बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के माने तो बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में 10 से 15 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। खासतौर पर पहाड़ पर बीते 24 घंटे में कई बार बर्फबारी की जानकारी मिली है। वहीं मैदानी इलाकों में भी ओलावृष्टि और बरसात हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ में बीते 48 घंटे से बर्फबारी हो रही है, इसलिए लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासतौर पर केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अगले महीने से चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है, इसलिए प्रशासन की ओर से केदारनाथ मंदिर और सड़क से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स की माने तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के ऊंचाई वाली जगहों पर भी बर्फबारी की सूचना है। इसके चलते इन इलाकों समेत पूरे गढ़वाल रीजन में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। सचेत लोगों को किया गया है कि पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिले में भी भारी बर्फबारी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गढ़वाल और कुमायूं दोनों रीजन के अधिकतर जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। टिहरी के नरेंद्र नगर में भी बारिश लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर किसानों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
तो बेमौसम बरसात की मार उत्तराखंड के किसानों पर भी पड़ रही है। साथ ही कई जगहों पर पहाड़ से खिसककर बोल्डर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो गया है। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी बरसात जारी है। नरेंद्रनगर समेत कुंजापुरी, कसमोली डांडा, घंटाकरण पर्वत शिखर से लेकर घनसाली के चितियाड़ा खवाड़ा मोटर मार्ग पर भी सड़क पर बोल्डर आने से रास्ते बंद हो गए हैं। एक और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बजे रात को हम आए थे, 3 बजे रात से ये रोड पूरी टूटी है। हमने वैसा ग्रुप में भी डाला है और उसके बाद हमने विधायक साहब को भी फ़ोन कर दिया है और PW वालों को भी फ़ोन कर दिया है। अभी कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई प्रशासन आया नहीं अब तक। और सारे टीचर लोग भी आ रखे, पेपर चल रहे हैं आजकल, बहुत दिक्कत। पहाड़ी में भी मौसम ने करवट बदली है और किसानों को मौसम की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। किसानों पर कुदरत की बड़ी मार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। एक और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। किसान कह रहे हैं कि फसल पकने का वक्त हो गया है, ऐसे में बारिश होने से उनकी फसल बर्बाद हुई है। सरकार से मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई नहीं बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है पौड़ी में। बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही। और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, तो बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा। जोशीमठ में घरों में पड़ी दरारों ने पूरे देश को डरा दिया था। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ से भी सामने आ रही हैं। दरअसल उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में लंबे वक्त से भूधसाव का खतरा मंडरा रहा है। मेन बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें लोगों को परेशान कर रही हैं। लगातार हो रही बारिश से ज्यादा भूधसाव होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। लोग भूधसाव के लिए झील को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि टिहरी बांध की झील की वजह से नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, सरकारी दफ्तरों और मेन मार्केट के अलावा 16 गांव में दरारें दिखाई दे रही हैं। चिन्यालीसौड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं और इसका जिम्मेदार टिहरी झील को लोग बता रहे हैं कि झील की वजह से ये दरारें पड़ रही हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर कितनी बड़ी ये दरार नजर आ रही है और सड़कों पर ये बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। दूसरी ओर जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में भूधसाव का खतरा और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इन दरारों को लेकर जल्द ही संज्ञान लेगा, ताकि देर होने से पहले हमें कार्रवाई यहां पर देखने को मिले। बनाई गई थी और 2006 में 2005 और 2006 में जो है इसमें जल भराव हुआ और जल भराव होने के तत्काल बाद इसमें जो है भूस्खलन और भूधसाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2010 और डिजास्टर को 2010 और 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी, उस दौरान जो है हमारा जोगत रोड का जो एरिया था वो पूरा जो है मतलब भूधसाव से और भूस्खलन से जो है कई मकान जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे। और ध्वस्त होने के साथ साथ जो लोगों ने अपने सारा सामान, किसी तरह जो सामान था बचाव कुचाव वो लेके गए, व्यापार जो है पूरा ठप हो गया था। और उसके बाद जो है अब इसके जो पश्चातगामी जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत भयानक निकल रहे हैं, बहुत भयावह निकल रहे हैं। बनाई गई थी उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए ABS स्टार न्यूज़ के साथ।